नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी से आगे बढ़कर मैदानी लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रही हैं। बात अगर भाजपा की करें तो सत्ताधारी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी जैसे कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं कांग्रेस भी अपनी योजनाओं को लेकर जनता तक जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे भाजपा अब मैदानी लड़ाई के लिए बेताब नजर आ रही है। दरअसल बीते दिनों दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकाल में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। इसमें छत्तीसगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय शामिल हुए थे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शिरकत की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ में कैसे बीजेपी की वापसी होगी, इस पर चर्चा भी हुई। साथ ही बीते माह में किए गए प्रदर्शन की रिपोर्ट भी सौंपी गई। विगत दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस सरकार की युवाओं से किए वादा खिलाफी के विरोध में हल्ला बोल नाम का एक बड़ा मार्च किया और हमने मुख्यमंत्री निवास का घेराव करके मांग की कि अपने जन घोषणा पत्र में किए वादे के अनुसार या तो रोजगार दीजिए या बेरोजगारी भत्ता दीजिए। उसके बाद बिलासपुर में प्रदेश की माताओं बहनों से इस सरकार ने जो शराबबंदी का वादा किया था, महिला स्व सहायता समूह को कार्य देने का जो वादा किया था, वो वादा पूरा न कर पाने के कारण महतारी हुंकार रैली की और प्रदेश की माताओं बहनों ने बताया कि वह सरकार से कितनी असंतुष्ट है। वहीं राज्य के राजनीतिक हालात को देखते हुए साफ दिख रहा है कि बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ी छवि से है। बघेल ने प्रदेश के निवासियों में छत्तीसगढ़ी पहचान जगाने का कार्य किया है। उन्होंने हर आयोजन, अवसर और उत्सव को राज्य की पहचान से जोड़ा है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास भी किया। राज्य में 1.5 दशक एक सत्ता में रही बीजेपी कांग्रेस की ताकत से वाकिफ है। यही वजह है कि उसने प्रदेश नेतृत्व में बड़े बदलाव किए हैं। कार्य का प्रमुख क्षेत्र किसान है। किसानों की कर्ज माफी से लेकर उनकी फसल की पूरी कीमत देना, किसानों को, किसान मजदूरों को उनको हर साल 7,000 रुपये देना। तो किसानों के लिए हमारी सरकार ने जो काम किया, चाहे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी हो या गोधन न्याय योजना हो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना हो, उसका कोई मुकाबला नहीं है। पार्टी प्रदेश की जनता के बीच पहुंचकर न सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं को बखूबी गिन रही है, बल्कि भूपेश सरकार के कार्यकाल में हुई कथित अनियमितताओं को भी उजागर कर रही है। एशियन न्यूज के लिए अंकिता शर्मा की रिपोर्ट। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज 3 खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं कांग्रेस नेता सुरेंद्र वर्मा, बीजेपी नेता अमित साहू और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार टी सूर्या राव। आप तीनों का एशियन न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। अमित जी, जो रणनीति दिखाई दे रही है पार्टी की, वो और जिसको कहते हैं ना चौतरफा घेरने की रणनीति, पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से अप्रत्याशित रूप से पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा था, उसके बाद पार्टी एक बार फिर कमर कसकर कांग्रेस पर हमला बोलने की तैयारी में दिखती है। तो अगले विधानसभा चुनाव में आप लोगों की रणनीति क्या होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कांग्रेस की सरकार को घेरने का काम कर रही है जी। अलग अलग मुद्दों पर, पूरे प्रदेश के कोने कोने पर जी हमारी पार्टी और हमारे सारे नेतागण कांग्रेस को घेरते नजर आ रहे हैं। चाहे वो मुद्दा युवाओं का हो, चाहे वो मुद्दा महिलाओं का हो, चाहे मुद्दा यहाँ के छत्तीसगढ़ के एक जनमानस का हो। हम तो इनके घोषणा पत्र पर भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन लगातार करते आए हैं और आगे भी जारी है निरंतर। हम पूरी कांग्रेस की जितनी भी कुनीति है, उनके झूठे वादे हैं, जिसको लेकर भी लगातार हम आंदोलनरत है और आगे भी आंदोलन करते जाएंगे, क्योंकि हम सभी नेतागण मिलकर, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण मिलकर सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे सभी पार्टी के विधायकगण मिलकर सदन में भी इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता के अधिकार में लड़ाई लड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी, आपने अभी अमित साहू जी को सुना जो जिस तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी
सरकार पर तीखे हमले बोलने की तैयारी कर रही है। निश्चित ही चुनाव विधानसभा का है और दिलचस्प होगा, और आपकी भी अपनी तैयारियां हैं। पार्टी पिछले 4 साल से सत्ता पर काबिज है और निश्चित तौर पर उसको उम्मीद है कि उसने जो काम किया उसका सुफल जनता उसे देगी। आप बीजेपी के हमलों का जवाब कैसे देंगे? किस तरह से उसकी काट करने की तैयारी है कांग्रेस की? अभय जी, प्रदेश की जनता ने 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार को भी भोगा है, और 4 साल में जो भूपेश बघेल सरकार काम कर रही है, जो वादे पूरे कर रही है, वो भी सर्वविदित है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ की राजनीति करते हैं, अभी कह रहे थे रोजगार को लेकर युवाओं का मुद्दा उठाया। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के तेजस्वी सूर्या जी, उनके प्रदेश में यहाँ से 8 गुना ज्यादा बेरोजगारी है। और इनके समय में आपको याद होगा सितंबर 2018 में जब रमन सिंह की सरकार थी, 22.2% हुआ करता था बेरोजगारी दर। आज पूरे देश में पिछले 8 महीने से सबसे कम है। जो महतारी हुंकार रैली का जो नौटंकी भाजपाइयों ने बिलासपुर में किया, वो वही बिलासपुर है जो इनके कुशासन में ब्लैक लिस्टेड कंपनी से दवा खरीद के जो गर्भाशय कांड, नसबंदी कांड में दर्जनों हमारी बहनों की जानें चली गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कुशासन भी सामने है, और भूपेश बघेल सरकार में जो न केवल आर्थिक और सामाजिक उन्नति हुई है प्रदेश की, न्याय मिला है, चाहे वो किसान हो, चाहे भूमिहीन कृषि मजदूर हो, चाहे वनोपज संग्राहक हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो। ये लगातार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, मोदी सरकार की उपेक्षा के चलते जिस प्रकार से प्रदेश का फंड रोका गया, कोल की रॉयल्टी रोकी गई, जीएसटी की क्षतिपूर्ति रोकी गई, उसके बावजूद प्रदेश सरकार अपने अधिसंख्यक वादों को पूरा कर चुकी है। 4 साल के भीतर 90% वादे पूरे हुए हैं। ये मोदी सरकार के उपलब्धि गिनाने निकलने की बात करते हैं। आपको याद होगा 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा, आज ऐतिहासिक रूप से महंगाई शिखर पर है। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा था, किए उल्टा। 8 साल में जो है 16 करोड़ से ज्यादा लोगों की लगी लगाई नौकरी छूट गई। किसानों की आय दुगनी करने का वादा 2022 तक था, किए लागत 4 गुना बढ़ा दिए। डीजल पेट्रोल में सेंट्रल एक्साइज 10 गुना ज्यादा है 2014 की तुलना में। जो 3 रुपये 46 पैसा लगता था प्रति लीटर, आज 28 रुपए से ऊपर है। तो भाजपा का वादा खिलाफी भी सामने है। ये वही प्रदेश है भाई जी जो कुपोषण, एनीमिया, मलेरिया से होने वाली मौत और नक्सलवाद जिसकी पहचान बना दी गई थी, जो रमन सरकार बिल्कुल। यानी आपका क्लेम है कि पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने पिछले 4 वर्ष में जो 15 साल का जो कथित कुशासन बीजेपी का था उसको दूर करने के लिए बहुत कुछ किया है, और आपने जो कुछ किया है उसके बाद आपको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि जनता आपके साथ देगी। सूर्या राव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो चीज़ों को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। सूर्या राव जी, हमने अगर देखा है पिछले साल, आपने देखा होगा कि बस्तर में चिंतन शिविर के समय बीजेपी ने ये लगभग तय किया था कि ओबीसी जो बहुत बड़ा वर्ग है 47% के आसपास, और लगभग आप ये माने कि सीधे सीधे 24-25 सीटों पर दखल रखता है, और 45 मतलब 24 तो उसकी सीटें समझ लीजिए, और 45 सीटों पर अपनी दखल रखता है, उस पर फोकस करेंगे। उसके बाद हमने इस साल अगस्त से देखा है कि क्रमबद्ध तरीके से एक एक वर्ग को पकड़ने की कोशिश की गई। पहले युवाओं को उनकी बेरोजगारी के मुद्दे पर हल्ला बोल रैली की गई, फिर उसके बाद जब नड्डा आए अध्यक्ष, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन किया गया सितंबर में, और उसके 2 महीने के बाद फिर नवंबर में आपने देखा होगा बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली के नाम पर महिलाओं के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया गया। और अब आगे चल के हर मंच पर बीजेपी के नेता और जो प्रवक्ता हैं वो हर मंच पर भ्रष्टाचार और घोटाले की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत सरकार की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए अभय जी, अभी मामला जो सीधे सीधे आ रहा है जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक तरफ है और दूसरी तरफ है पूरी भारतीय जनता पार्टी। इस तरह से जो अभी रणनीति भाजपा की बन रही है वो चुनाव के समय हर पार्टी करती है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने एग्रेसिव मोड में आ रही है, अभी भी गुटबाजी शुरू की तरफ जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक हुआ। और जो आरक्षण का मुद्दा अभी आप देख रहे होंगे लगातार हावी होता जा रहा है हमारे प्रदेश में, उसको लेकर भी दोनों पार्टियों में जिस प्रकार से बातें रखी जा रही हैं, वह किस स्तर पर जाएगा, या तो मतदान के दिन और मतदान के समय ही पता चल पाएगा कि लोग किनको इसका महत्व देते हैं, कि कांग्रेस को या फिर भाजपा को। दूसरी बात यह हुआ कि अभी जिस प्रकार से एग्रेसिव मोड पे
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं न कहीं भारी तो पड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस तरह का एग्रेसिव मोड मतलब सरकार के मुद्दे तलाशे जा रहे हैं, लेकिन वो मुद्दे मिल नहीं रहे जिससे सरकार पर सीधा हमला बोला जा सके। हमने पिछला चुनाव भी देखा है, पिछले चुनाव में भूपेश बघेल जी ने बहुत कैलकुलेटेड तरीके से डॉक्टर रमन सिंह की छवि पर सीधा हमला बोला था और लगातार उसको धूमिल करने की कोशिश की। इसके साथ ही सरकार के प्रशासन के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। अमित जी, अगर हमें एक बात कहूं कि पिछले लगातार काफ़ी समय से आप मुद्दा तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक उपचुनाव होते हैं और लगातार आपको कांग्रेस के सामने मुंह की खानी पड़ती है। क्या आपको लगता है ये जो आप बार बार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, बार बार जो घोटालों की बात कर रहे हैं, इससे जनता कोई असर उस पर हो भी रहा है कि नहीं? देखिए, लगातार हम जो बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार और घोटालों की, वो प्रदेश की जनता देख रही है किस प्रकार से इनके उपसचिव पकड़ी जाती है, किस प्रकार से इनके ठेकेदार पकड़े जाते हैं, किस प्रकार से इनके अधिकारियों के यहाँ से नोटों के बंडल निकलते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं हो रहे। किस प्रकार से लेवी वसूली हो रही इस प्रदेश में, किस तरह की वसूली हो रही इस प्रदेश में, ये पूरी जनता देख रही है। और पूरी की पूरी कांग्रेस आज झूठ के पुलिंदा पर टिकी है। यहाँ भी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठकर झूठ बोल रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी के मुद्दे पर हो, चाहे अपने वादे के मुद्दे पर हो। अमित जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन जनता जो है आपकी बात सुन नहीं रही? क्योंकि एक आप देखिए, अगर मैं भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की बात करूं तो आपके सभी नेताओं ने जो है बड़े जोर शोर से दावे किए थे कि आदिवासी खिलाफ हो गए हैं, आदिवासी सरकार को हरा देंगे, आदिवासी कांग्रेस को हरा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टे आदिवासी जो हैं वो आप वापस सरकार के मंत्रियों के साथ मिलकर रैली निकालते हैं और राजभवन का घेराव करते हैं। भानु प्रतापपुर में जीत तो कांग्रेस को मिली, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपका हर दांव खाली चला जा रहा है? देखिए, खाली नहीं चला जा रहा है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में अगर आप देखा जाए तो जनता जो है 6 महीने या 1 साल के लिए विधायक नहीं चुनना चाहती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहती छत्तीसगढ़ की जनता। इस उद्देश्य से और एक सहानुभूति की भी लहर होती है, क्योंकि किसी की विधवा अगर खड़ी है उसके जगह में तो वो एक सहानुभूति होता ही है। मगर वर्तमान में जो हम परिदृश्य देख रहे हैं, किस प्रकार से 4 साल इन कांग्रेस की सरकार को हो गए, ये अपराध का गढ़ बन गया छत्तीसगढ़, कुशासन का गढ़ बन गया। सहानुभूति की लहर का लाभ आपको दंतेवाड़ा में क्यों नहीं मिला? अमित जी, दंतेवाड़ा में आपको सहानुभूति की लहर का लाभ क्यों नहीं मिला? वहां तो आपके विधायक की हत्या ही हो गई थी। जी, वहां भी मान के चलो कि दोनों ही पक्ष ऐसे थे जहां पर दोनों के प्रति सहानुभूति थी। यहां भी वही पक्ष था, वहां भी वही पक्ष था, तो वहां पर कुछ कहा नहीं जा सकता। और देखो, सत्ता के बल पर और चुनाव जो लड़ना जो है कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से जानती है। धन बल का उपयोग करना और अपने बाहुबल का उपयोग कर रही, बाहुबल का उपयोग कर रही। भाजपा कमजोर पड़ रही है धनबल और बाहुबल में। सुरेंद्र जी आप पर आरोप कि आप धनबल का उपयोग कर रहे हैं, बाहुबल का उपयोग कर रहे हैं, जवाब दीजिए। अभय जी 4 दिन पहले ये रिपोर्ट आया था कि पूरी राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले कुल चंदे का 67% केवल भाजपा के पास है, और पूंजीपतियों की गुलाम कौन है ये सर्वविदित है, ये कहने की जरूरत नहीं है। पिछले 4 साल में अभय जी 5 विधानसभा के उपचुनाव हुए जी। इसके साथ साथ नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव हुए, जिसमें भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। उसके बाद भी देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी अभय जी कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ती है, लेकिन भाजपा का जो चरित्र है, आपको याद होगा रायगढ़ कार्य समिति की बैठक में नान और धान के भ्रष्टाचार ये प्रदेश की जनता ने जान लिया है। फर्जी राशन कार्ड चरित्र और चरितार्थ जो है प्रदेश की जनता ने जान लिया है। सुपड़ा साफ होकर रहेगा कांग्रेस का, 6 महीना कमीशन खोरी, सुपड़ा साफ होगा। झूठ नहीं चलने वाला आप लोगों का इस प्रदेश में। ये जो पुलिंदा है झूठ का, वो टूटेगा, वो युवा तोड़ेंगे, वो महिला तोड़ेंगे। अब झूठ के सहारे 4 साल चलिए देखते हैं बिल्कुल अमित जी देखते हैं, बिल्कुल क्लेम काउंटर क्लेम। सुरेंद्र जी को अपनी बात पूरी करने देते हैं। जी सुरेंद्र जी बोलिए। भाजपा को पीड़ा इस बात से है कि ये 15 साल रमन राज में हिकारत की नजर से देखते थे छत्तीसगढ़िया प्रथा परंपरा और तीज त्योहार को, खान पान को। आज जो छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान जगह है, न केवल आर्थिक और सामाजिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी छत्तीसगढ़िया भाजपा ने। अरे आप लोगों ने 4 साल में लूटने का काम किया है, छलावा करने का काम किया है, अपना जेब भरने का काम किया है। क्या विकास किया है? विकास की बात आप गिनाओ। जो काम हमारे समय में अधूरा था उसे पूरा किया आप लोगों ने। एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं बनाया।
क्या ये बनाया 15 आपने साल पिछले 4 किसानों साल को में? क्या के नाम विकास पर के ठगते काम थे? किए? 4 आज विकास के बता काम दे। आप बता दो। आज सिर्फ बता दे। नरवाल जैसे नरवाल जैसे को विधानसभा बांट दिया। चुनाव नजदीक आता जा रहा है, तलखी भी बढ़ती जा रही है। सूर्या राव जी निष्पक्ष रूप से देख रहे हैं। सूर्या राव जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। जो हम देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर हो रही है, कोशिश कर रही है कि अलग अलग समुदायों को, अलग अलग जो वोट बैंक होते हैं उनको एक साथ जोड़ के अपने साथ लेने की लगातार चेष्टा चल रही है। लेकिन कांग्रेस जिन 3 मुद्दों पर खेल रही है राज्य में, उन मुद्दों की काट अभी भी बीजेपी के पास नहीं दिखाई दे रही। आप जान ही रहे हैं ये 3 मुद्दे जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं वो कौन से हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें, उसको, इकोनॉमी को, गांव, खेत, किसान, गोठान, खलिहान, उसको मजबूत करने की चेष्टा हो रही है। छत्तीसगढ़ की अस्मिता का एक मुद्दा जिसको लेकर चले हैं भूपेश बघेल, उसने भी उनको बहुत लाभ पहुंचाया है, कांग्रेस पार्टी को लाभ पहुंचाया। और तीसरा धान का मुद्दा है, जो धान के समर्थन मूल्य का। बीजेपी इन 3 चीजों का मुकाबला कैसे करेगी? सूर्या जी। जी साहब, एक जातीय समीकरण की आपने बात कही, तो भाजपा ने एक चाल तो चला है कि अरुण साहू को प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर उन्होंने एक साहू वोट को बटोरने का और समेटने का प्रयास किया है। दूसरा, आप देखे होंगे नारायण चंदेल जी को बनाकर इन्होंने फिर से एक कुर्मी पूरे वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन फिर भी भारतीय कांग्रेस के समक्ष कांग्रेस जो अभी काम कर रही है मड़वा गुरवा बारी के माध्यम से, जो गोबर खरीदी का मामला हो रहा है, उससे लोग काफी उत्साहित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस की जो स्थिति पहले नहीं थी, अभी काफी अच्छी सुदृढ़ हो गई है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से धान खरीदी का मामला हो, जिस तरीके से व्यवस्थित रहा, आज स्थिति देखिए धान खरीदी के केंद्रों में जहां पर पहले तक मारपीट और लड़ाई झगड़े की स्थिति होती थी, आज इतनी सरल व्यवस्था हो गई है कि किसान नहीं आ रहे हैं और किसानों को आराम से अपने फसल को बेचने का एक अवसर मिल रहा है और उनको समर्थन मूल्य का भी जो लाभ मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रयास किया था कि समर्थन मूल्य को हम जब वो सत्ता में थी बढ़ाने के लिए, लेकिन उनकी केंद्रीय समिति ने शायद उसे नकार दिया, जिसका उसे विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान हुआ। अब आगे जाके जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है धान का समर्थन मूल्य बढ़ाएगी, तो उसका लाभ अवश्य रूप से कांग्रेस को मिलेगा। बिल्कुल, कांग्रेस ने जो राज्य का कोर है, उसके हृदय को, उसके मर्म को समझा है और निश्चित तौर से उसका लाभ मिला है। सुरेंद्र जी, ओम माथुर जी कहते हैं कि मैंने जहां खूंटा गाड़ दिया उसको कोई हिला नहीं सकता। क्या आपको लगता है कि बीजेपी का यह खूंटा छत्तीसगढ़ में भी गड़ पाएगा? अभय जी, आपको याद होगा भाजपा के ही राष्ट्रीय प्रभारी ने यह कहा था कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का किसान होना भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। केवल किसान नहीं, किसानों के हित में जो 80% आबादी कृषि कार्य में रत है छत्तीसगढ़ में, अधिक दाम, अधिक किसान और अधिक रकबा, न केवल मात्रा बढ़ी है, 50 लाख मीट्रिक टन औसत खरीदी होती थी, इस साल 1 करोड़ 10 लाख का लक्ष्य है। हमारा वादा था 2500 का, 2640 और 2660 रुपए दाम मिल रहे हैं और जो 12 लाख किसान पंजीकृत होते थे धान बेचने वाले, आज 25 लाख से ऊपर है। न केवल मात्रा बढ़ी है, कीमत बढ़ी है, बल्कि किसानों की संख्या भी बढ़ी है। तो भूपेश बघेल ने करके दिखाया है और केवल किसानों की बात नहीं है। अर्थव्यवस्था जहां मंदी के दौर पे पूरा देश पीड़ित है, छत्तीसगढ़ में चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, कपड़ा मार्केट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, सभी क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की गई है। सेवा के क्षेत्र में आश्चर्यजनक रूप से राष्ट्रीय औसत से 7% बेहतर है छत्तीसगढ़ का ग्रोथ। तो भूपेश सरकार ने करके दिखाया है। केवल संस्कृति की बात नहीं है, आर्थिक और सामाजिक रूप से भी। और सामाजिक न्याय जो है भूपेश बघेल सरकार की पहली प्राथमिकता है। जो आरक्षण के लिए भाजपा के सरकार में 2018 तक षड्यंत्र रचे गए, जानबूझकर दस्तावेज न्यायालय से छुपाए, जो ननकीराम कमेटी के दस्तावेज थे, सीएस की कमेटी के दस्तावेज थे, इरादतन षड्यंत्र रचे गए बाधित करने के लिए अधिकार को। उसके खिलाफ भी भूपेश सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण के मामले में सुन लीजिए ननकीराम का बयान भी आप सुन लीजिए। सबसे वरिष्ठ नेता है भाजपा के आदिवासी समाज के, और ये केवल उन्माद फैलाने के लिए आज भी इनके पूर्व गृह मंत्री हैं, पुलिस वालों पे हमला करने की अपील करते हैं। ये इनका चरित्र है। ये लगातार इसी प्रकार से एक भी आरोप, अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे अभी अभय जी, एक भी प्रमाणिक आधार पर, दस्तावेज के आधार पर आरोप पिछले 4 साल में भ्रष्टाचार के नहीं लगे। ये घटिया एक्सप्रेस हुए, कमीशन चोरी के लालच में बनाया गया स्काईवा, घटिया मोबाइल, डीकेएस घोटाला, छत्तीसगढ़ महिला घोटाला, उमेश सिन्हा का बयान याद हो,
आपके कर्मों के कारण, आपके गलत नीतियों के कारण, आपके गलत सोच के कारण वो आरक्षण गिरा है, जिससे छत्तीसगढ़ का आज युवा परेशान है, छत्तीसगढ़ का हर वो वर्ग परेशान है जो आरक्षण का लाभ लेकर अपने व्यवसाय को करता है, अपने पढ़ाई को करता है, वो पूरे लोग आज परेशान है। सिर्फ आपके सरकार अमित जी आपने आरक्षण का मुद्दा उठाया। पार्टी देखिए, विधानसभा में सरकार ने जो विधेयक लाया था वो सर्वसम्मति से पारित भी हुआ है। आज राज्यपाल के पास वो विधेयक लंबित है। कल मुख्यमंत्री ने भी ये मुद्दा उठाया था। मैं आपसे ये सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपको आरक्षण की चिंता है, आपको आदिवासियों की चिंता है, आपको राज्य के लोगों के भले की चिंता है, तो आपके किसी भी नेता ने राज्यपाल से ये अपील क्यों नहीं की कि उस पर हस्ताक्षर करें? देखिए अभय जी, शुरुआत में ही भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायकों के समर्थन से ये विधेयक पास हुआ, क्योंकि आरक्षण को देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था और उसका पूरा प्रदेशवासियों ने लाभ भी लिया था। मगर ये कांग्रेस की सरकार चाहती नहीं छत्तीसगढ़ के लोगों को आरक्षण मिले, ये चाहते नहीं। ये दोगले नीति अपनाने वाले लोग हैं। एक तरफ इनके नेता आरक्षण पर याचिका दायर करके गिराने का काम करते हैं और दूसरी ओर जिस आरक्षण को 58% पर हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था उसको 76% में लाकर इन्होंने टिकाया है। फिर कल के डेट में इसका कार्यकर्ता इनके बी टीम जाकर कोई याचिका लगा देगा, फिर से वो चलो जी बिल्कुल। सूर्या राव जी, इस गर्मा गर्म बहस के बीच में एक मुद्दा है जिस पर दोनों दलों को चिंता हो सकती है, खासतौर पर कांग्रेस को। निश्चित तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कांग्रेस का फोकस रहा है और उसको मजबूत करने का काम किया है पिछले 4 वर्ष में सरकार ने। फोकस भी यही रहा है कि हर काम के लिए गांव का आदमी शहर का मुंह न देखे। लेकिन इस दौड़ में कहीं ना कहीं शहर पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। आज जबकि विधानसभा चुनाव में 65% वोटर युवा होंगे, क्या शहरों के युवाओं को कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि उनकी उपेक्षा हुई है और ये मुद्दा कहीं कांग्रेस के लिए चिंता का सबब तो नहीं बन जाएगा? सूर्या जी, तौर पर इसको भारतीय जनता पार्टी भुनाना भी चाह रही है और युवाओं को लेकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है वो इसी दिशा में है कि कांग्रेस ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस का पूरा ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में रहा, ग्रामीण अंचल में रहा, किसानों की तरफ रहा। युवाओं के मुद्दों को लेकर, शहरी युवाओं के मुद्दों को लेकर किसी तरह का पहल कांग्रेस ने नहीं किया। यह भारतीय जनता पार्टी का सीधा आरोप है जो कहीं न कहीं चुनाव में कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि युवा मतदाताओं की संख्या भी आप देखें, मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है तो सारे जिलों में, पूरे छत्तीसगढ़ में युवाओं की संख्या ज्यादा हो रही है जो अपने नाम तो मतदाता सूची में जुड़वा रहे हैं, तो वे जाके मतदान करेंगे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को ऐसी रणनीति किस प्रकार से भाजपा को इसका कांग्रेस ला पाएगी, ये चुनाव के समय ये चिंता का कारण हो सकता है कांग्रेस के लिए। बहरहाल आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चर्चा कर रहे थे आगामी विधानसभा चुनाव, जो राज्य के भविष्य का फैसला करने वाले चुनाव होते हैं। अगले 5 वर्षों तक के लिए सरकार किसकी होगी, नीतियां किस दिशा में चलेंगी, विकास किसका होगा, मुद्दे किसके एड्रेस किए जाएंगे, इस पर दोनों ही दलों का फोकस है और दोनों दलों ने अपने अपने तर्कस से जो है, कमान से अपने जो छांट कर जो तीर होते हैं वो निकालने शुरू कर दिए हैं और एक दूसरे का मुकाबला करने की तैयारी में हैं। क्या होता है, जनता कैसे निर्णय लेती है, किस तरफ जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।